The functional difference between SR flip-flop and JK flip-flop is that JK flip-flop is faster than SR flip-flop. JK flip-flop has a feedback path. JK flip-flop accept both input 1. JK flip-flop does not require external clock. तो यहाँ पे अगर हम SR flip-flop की बात करें तो आपके सामने ये आउटपुट टेबल रहती है, और अगर हम JK flip-flop की बात करें तो ये टेबल होती है। तो दोनों में आपका डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पे, अगर आपका एस और आर दोनों ही 1 है तो उस केस में आपका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, इनवैलिड। तो यहाँ पे वो इनवैलिड रहता है। अब इस डिसएडवांटेज को रिमूव किया जाता है यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या रहता है, जब आपका J1 हो और आपका K1 हो तो उस केस में आपका जो आउटपुट आता है वो टॉगल आता है, मतलब कि हाई को लो या लो को हाई में कन्वर्ट करता है ये। तो टॉगल आउटपुट मतलब कि इनवर्स आउटपुट देता है उस केस में। तो यही आपका डिफरेंस है कि आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो एक्सेप्ट करता है बोथ इनपुट को, मतलब कि बोथ इनपुट 1 को। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। जबकि एसआर फ्लिप फ्लॉप आपका बोथ इनपुट 1 को एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपकी इनवैलिड स्टेट होती है। और जेके फ्लिप फ्लॉप में ये स्टेट क्या कहलाती है, आपकी टॉगल स्टेट कहलाती है। ये आपकी टॉगल स्टेट कहलाती है जब आपका जे और के दोनों क्या हो, 1 हो। नेक्स्ट है, इन विच कोड द सक्सेसिव कोड कैरेक्टर डिफर इन ओनली 1 बिट पोजीशन। ग्रे कोड, XS3 कोड, 8421 कोड या अल्जेब्रिक कोड। तो जो एक बिट से डिफर करते हैं उनको बोला जाता है ग्रे कोड। तो ये कौन से कोड कहलाते हैं, आपके ग्रे कोड। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस -7 एज 16 बिट साइन बाइनरी नंबर। तो आपको 16 बिट साइन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है -7 को। तो पहले 7 का बाइनरी नंबर लिख लो यहाँ पे। तो 7 का बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा आपका, 1 1 और 1। तो ये आपका 7 का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। अब इसके बाद इसको 16 बिट साइन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपके सामने 3 बिट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया आपने लेफ्ट में, तो आपका 4 बिट बन गया। अब आपको 16 बिट बनाना है, तो यहाँ पे 4 0 और ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 8। फिर से 4 0 और ऐड कर दो लेफ्ट में, 8 4 12 और यहाँ पे ये 13। तो आपने यहाँ पे 3 4 3 7 4 11 11 4 15। अब एक बिट रहा। अब -7 को रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से, और 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, 0 का पॉजिटिव, और 1 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। तो यहां पे अब हमें जो लास्ट बिट ऐड करना है वो हो जाएगा आपका 1, ये आपका 1। अब ये 16 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है -7, क्योंकि 1 यूज करते हैं हम नेगेटिव के लिए, 0 यूज किया जाता है पॉजिटिव के लिए, और आपको साइन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट है, ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज यूज्ड when it is desired to send data from 2 or more source through a single transmission line is known as। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है ये, जो कि सेंड करता है डाटा फ्रॉम 2 और मोर सोर्स थ्रू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट लाइन है, ये कह सकते हो मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल इनपुट है, और आउटपुट क्या आपका सिंगल आउटपुट, आउटपुट क्या आपका सिंगल आउटपुट। तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को क्या बोला जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में आपके मल्टीपल इनपुट होते हैं, मल्टीपल इनपुट रहते हैं इसमें, और आपका सिंगल आउटपुट रहता है। ये आपका इनपुट और ये सिंगल आउटपुट, तो ऐसे सर्किट को बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को x प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका x डॉट x आ जाएगा और x डॉट जेड। अब y को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो y डॉट x प्लस y डॉट जेड। अब x y को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो आपका
एक्स वाई डॉट एक्स आ जाएगा और एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डॉट एक्स ये आपका एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्स डॉट जेड एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे y डॉट एक्स और ये आपका यहाँ पे भी एक्स वाई है, क्योंकि एक्स वाई डॉट एक्स ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है बुलियन में। तो यहाँ पे फिर से आपका एक्स डॉट वाई और ये भी एक्स वाई, तो यहाँ पे फिर से वही चीज है कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से एक एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स वाई। अब ये आपका वाई डॉट जेड वाई जेड और ये आपका एक्स वाई जेड। अब इन दोनों में एक्स कॉमन आपका, तो ये आपका 1 प्लस जेड हो गया। यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आपका वाई जेड कॉमन है, तो वाई जेड कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस जेड बुलियन में 1 प्लस जेड इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका एक्स, ये आपका एक्स वाई, यहाँ पे 1 प्लस एक्स ये भी 1 होता है, तो ये आपका वाई जेड। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका एक्स कॉमन है, 1 प्लस वाई जेड। अब ये 1 प्लस वाई अगेन वाई, तो मतलब एक्स प्लस वाई जेड। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। तो यहाँ पे बुलियन फंक्शन गिवन है, 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो आपको के मैप डिजाइन करना है। तो के मैप डिजाइन करने के लिए यहाँ पे 4 वेरिएबल आपको यूज करने हैं, 4 वेरिएबल। तो सबसे पहले के मैप डिजाइन कर लेते हैं। ये आपका ए बी और ये आपका सी डी। अब यहाँ पे 0 पे 1 है, तो 0 पे 1, फिर 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 1 और 3 पे 1, उसके बाद 6 पे 1 है, तो 4 5 और ये आपका 6, उसके बाद 12 पे है, तो 12 आपका यहाँ पे आएगा, फिर आपका 13 और फिर आपका 14 और ये आपका 15। तो सारे के सारे 1 आपने प्लेस कर दिए। अब आपको ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुप कैसे बनते हैं 8 4 2 इस तरह से ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे 8 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा, तो हम ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे 4 का। तो 4 का एक ये ग्रुप बनेगा आपके सामने, दूसरा 4 का ये वाला ग्रुप बन जाएगा। अब बचा ये अकेला 1, तो इस 1 को या तो ऊपर वाले के साथ में ग्रुप बना लो। तो ऊपर वाले के साथ बनाने के बाद अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। तो इस वाले 4 वाले ग्रुप से हमें क्या मिला ए बार बी बार, प्लस इस वाले 4 वाले ग्रुप से मिलेगा हमें ए बी, और इस ऊपर वाले से हमें क्या मिलेगा सी डी बार और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बार। तो ये देखो किसी से मैच हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाला ए बार बी बार और ए बी, ये तो ठीक है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक सभी का ऑलमोस्ट सेम है आपका। देखो हमें लास्ट वाला मैच करना है, तो यहाँ पे ए बार फिर आपका सी, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, ए बार ये आपका सी और ये आपका डी बार, इससे मैच करना है। तो ए बार सी और डी बार, तो इस वाले से मैच हो रहा है सेकंड वाले से, तो एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, एक आंसर ये आ चुका। अब नीचे वाले के साथ में अगर पेयर बनाते हैं नीचे वाले के साथ में, तो आपका इतना तो सेम रहेगा, आपका ए बार बी बार प्लस ए बी इतना सेम रहेगा, बट नीचे वाले के साथ पेयर बनाया तो आ जाएगा आपका सी डी बार, ये भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा आपका बी, तो मतलब बी सी डी बार ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देख लो आप बी सी डी बार ये फोर्थ वाला, तो आपका ये वाला मैच हो रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ। आंसर क्या हो गया आपका सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आपका ए हाफ एडर एड्स हाउ मेनी बिट्स। तो हाफ एडर यूज किया जाता है आपका टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है हाफ एडर।
तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका 2। और अगर हम फुल एडर की बात करें, फुल एडर, तो फुल एडर यूज होता है टू ऐड 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर, 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए, याद रखना ये। तो हाफ एडर यूज होता है 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए, और फुल एडर यूज होता है आपका 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 2 इनपुट और फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपली आपको बताने हैं कि अगर आप और गेट डिजाइन करो यूजिंग नैंड गेट तो कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम और की बात करें तो आपका y इक्वल टू a प्लस बी ये रहता है। अब इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो बात एक ही है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापिस से a प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दो, डी मॉर्गन लॉ। अगर हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा a बार डॉट बी बार का बार। फाइनली ये आ चुका आपका। अब इसके लिए आप नैंड गेट का यूज करते हुए और आपको प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बार, तो ए बार को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो ये आपका नैंड गेट है। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया ए, तो इनपुट ए देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको ए बार। ऐसे ही यहाँ पे आप बी के लिए बना सकते हो, बी के लिए नैंड गेट बनाया आपने, ये आपका बी के लिए बना। अब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा बी बार। अब ए बार और बी बार इन दोनों का डॉट करना है, मतलब इन दोनों को फिर से आप नैंड गेट के साथ में जोड़ दो। यहाँ पे ये आपका नैंड गेट है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे ए बार डॉट बी बार, इसका कॉम्प्लीमेंट। फाइनली ये आपका आ चुका है और गेट का एक्सप्रेशन। तो कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड यहाँ पे 3 नैंड गेट, 3 नैंड गेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनली ए कंप्लीट सेट। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनली कंप्लीट सेट की बात करें तो ऐसे सेट है जो किसी भी बूलियन फंक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर किसी भी गेट को ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे सेट को बोला जाता है फंक्शनली कंप्लीट या फिर यूनिवर्सल सेट, ये कह सकते हो यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट को फंक्शनली कंप्लीट सेट बोला जाता है क्योंकि आप यूनिवर्सल सेट की हेल्प से कोई भी गेट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपको पता है नैंड गेट, नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। ऐसे ही आपका नोर गेट, ये भी क्या होता है कि यूनिवर्सल गेट होता है, यूनिवर्सल सेट है। इसके साथ में आपका अगर आप यूज करो एंड और इसके साथ में आपका और साथ में अगर नोट यूज कर लिया जाए तो ये तीनों ही आपके फंक्शनली कंप्लीट सेट में कंसिडर होते हैं क्योंकि तीनों की हेल्प से आप कोई भी गेट बना सकते हो। अब क्योंकि सारे गेट बनते ही इन तीनों की हेल्प से ही, आपको पता है नैंड गेट इसी से बना है, नोर भी इन तीनों की हेल्प से बना है। तो ये तीनों एक साथ यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो अब इन 4 ऑप्शन में आपका एंड कोमा आर ये वाला आंसर हो जाएगा नोट फंक्शनली कंप्लीट सेट, एंड और क्योंकि इसके साथ में नोट होना चाहिए जो कि 4th वाले ऑप्शन में है। तो आपका 4th, 3rd और 2nd ये यूनिवर्सल सेट है। कौन सा यूनिवर्सल सेट नहीं है, एंड कोमा और। नेक्स्ट है ए लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू चेंज ए बीसीडी नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इसको बोला जाता है डीकोडर। इसको क्या बोलते हैं, डीकोडर। तो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना आपको डेसिमल नंबर में, तो बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर में, उसको बोला जाता है डीकोडर। तो डीकोडर का यूज किया जाता है यहां पे। नेक्स्ट आपका गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m एंड n रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है आपको और दोनों ही आपकी सॉर्टेड लिस्ट है। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसका साइज m, इसका n।
तो अब हम m इक्वल टू मानकर चल रहे हैं 2 और n भी आप 2 मानकर चलो। अब इसमें दो एलिमेंट है, मान लो आप, पहला एलिमेंट आपका 1 और दूसरा आपका 3, और इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें आपका 2 और इसमें आपका 4, तो दोनों ही सॉर्टेड है, ये अपने आप में सॉर्टेड है और ये भी अपने आप में सॉर्टेड है। द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड इन द वर्स्ट केस बाय द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, अगर इन दोनों को मर्ज करें तो नंबर ऑफ कंपैरिजन बताने हैं। तो आप जब सॉर्ट करोगे, जब मर्ज करोगे तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कंपेयर करते हो। तो पहले वाली लिस्ट का पहला एलिमेंट ये आपका i मान लो, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये आपका j, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो i को कंपेयर करोगे i लेस देन j, तो अगर लेस देन j आता है तो आप 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे इस वाली लिस्ट में, मर्ज वाली लिस्ट में। अब i आपका नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, तो i में इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है, i लेस देन j, इसका मतलब i इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 3 को, अब 3 को कंपेयर करोगे आप j के साथ में, तो 3 को जब कंपेयर करेंगे हम 3 लेस देन 2, नहीं मिला इसका मतलब, तो यहाँ पे अब 2 इंसर्ट हो जाएगा, इसमें 2 इंसर्ट हो जाएगा और j मूव कर जाएगा नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे। अब j मूव कर गया, तो यहाँ पे अभी हमने दो कंपैरिजन किए हैं, पहला कंपैरिजन y लेस देन 2 और दूसरा कंपैरिजन आपका 3 लेस देन 2, तो दो कंपैरिजन हो चुके हैं आपके। अब आपका i कहां पे है, 3 पे है और j 4 पे है, तो फिर से अब i को कंपेयर किया जाएगा j से, मतलब 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4 है तो 3 यहां पे इंसर्ट हो जाएगा अब, और अब i आपका मूव कर जाएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब स्टॉप हो जाएगा, और ये 4 अपने आप में, क्योंकि इसके बाद इस लिस्ट में, क्योंकि ये पहली वाली लिस्ट आपकी फिनिश हो चुकी है, ये लिस्ट में एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, तो इसके बाद सेकंड वाली लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये अपने आप में सॉर्ट है, तो इनको अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है ये 4 अपने आप में सॉर्ट है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन की आपने, 3 कंपैरिजन, कितने कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ी, 3, और यहाँ पे m की वैल्यू 2 ली और n की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 और -1 कितना आ गया आपका 3, तो m प्लस n -1 इतने कंपैरिजन चाहिए हमें वर्स्ट केस में। तो ज्यादा से ज्यादा इतने कंपैरिजन होंगे ही होंगे आपके, अगर आप दो लिस्ट को मर्ज करोगे और दोनों लिस्ट आपकी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा वर्स्ट केस में, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। नेक्स्ट है ए फुल बाइनरी ट्री विद n नंबर ऑफ लीव्स कंटेन n नोड्स या log 2 n नोड्स या 2n माइनस 1 नोड या 2 की पावर n नोड्स, ये 2 की पावर n है आपका। तो यहाँ पे अगर फुल बाइनरी ट्री की बात करें तो फुल बाइनरी ट्री कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये आपका फुल बाइनरी ट्री है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीफ नोड गिवन आपको, नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी है, तो लीफ नोड का मतलब जिनके चिल्ड्रन 0 हो, जो कि है n नंबर ऑफ नोड, ये लीफ नोड है। तो लीफ नोड अगर इस ट्री की बात करें, इस बाइनरी ट्री की बात करें, इस फुल बाइनरी ट्री की बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी आपकी 4, यहाँ पे कितनी है 4। अब यहाँ पे टोटल नोड कितनी है, फिर टोटल आप काउंट कर सकते हो, ऊपर आपकी 3 नोड और बची, ये आपकी 3। अब 4 प्लस 3 को ऐड करें, 4 प्लस 3 को ऐड करें तो टोटल नोड कितनी आ जाएगी, 7 नोड्स। तो आपको टोटल नोड्स बतानी है, 7 आ चुकी है। ये 7 कब आई, जब यहाँ पे लीफ नोड 4 है, तो 4 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ऐसा ही तो एक्सप्रेशन बनेगा, टोटल नोड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2n माइनस 1 नोड्स, टोटल नोड कितनी है 2n माइनस 1। आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो, कितनी नोड होगी, टोटल आपकी 7 नोड, और n कितना आपका 4, तो यहाँ पे पुट करके चेक कर लो, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेनिंग ट्री इन कंप्लीट ग्राफ K4 एंड बाइपार्टाइट ग्राफ है K2, 2। तो एक तो आपको कंप्लीट ग्राफ गिवन है और एक आपका बाइपार्टाइट ग्राफ गिवन है K2, 2।
अब आपको नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेनिंग ट्री बताने हैं। तो जब हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की, तो वहां पे के एन के लिए नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री हो जाते हैं आपके n की पावर n माइनस 2। और जब हम बात करते हैं बाई पार्टाइट ग्राफ की के m कोमा n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री हो जाते हैं आपके m की पावर n माइनस 1 इंटू n की पावर m माइनस 1। ये नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री आते हैं आपके, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेनिंग ट्री, डिफरेंट स्पेनिंग ट्री, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। तो यहाँ पे K4 की बात करें तो यहाँ पे K4 है, मतलब 4 की पावर 4 माइनस 2, जो कि आ जाएगा 16। और यहाँ पे अगर हम बात करें M और N, तो आपका दोनों ही क्या है, 2 है, दोनों की वैल्यू क्या है, 2। तो आपका 2 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, जो कि आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आ गया आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 16,4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैग। तो स्टैग की एप्लीकेशन बतानी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैग, ये तो इसी की एप्लीकेशन है। इवेल्युएशन ऑफ ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो ये भी स्टैग की एप्लीकेशन है। जॉब शेड्यूलिंग, ये आपकी एप्लीकेशन नहीं है स्टैग की। रिवर्स स्टिंग, तो रिवर्स भी करता है स्टैग, क्योंकि आप रिवर्स करने के लिए स्टैग में क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्टिंग आ रहा है 1 बाय 1 इंसर्ट करते रहो और बाद में उसको पॉप करते हुए प्रिंट करवा दो, रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है। तो कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, जॉब शेड्यूलिंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैग। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म दैट बाइंड्स कोड एंड डाटा टुगेदर एंड कीप्स देम सिक्योर फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, क्योंकि एनकैप्सुलेशन का मीनिंग समझो। यहाँ पे जैसे आपका कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल में क्या होता है, आपका कवर होता है वो, तो ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है, उसके अंदर आपकी जो मेडिसिन है, मेन जो कंपोजिशन है वो रहता है। तो अब इंटरनल क्या है किसी को नहीं पता, इनर में क्या चीज है, तो इनर वाली चीज को हाइड किया गया यहाँ पे। तो इनर चीज को हाइड करना या फिर बाइंड करना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बाइंड क्या कर रहे हैं, कोड और डाटा को, ताकि वो सिक्योर हो फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन का। तो कैप्सूल के वर्ड से इसका मीनिंग समझ सकते हो आप। तो इसका आंसर हो जाएगा एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आपका डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकेर या डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी अप्रोच या बैक ट्रैकिंग। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच। तो आपको थोड़ा सा इनकी एप्लीकेशन को याद कर लेना है कि कौन कौन सी डिवाइड एंड कनकेर एप्लीकेशन होती है, कौन सी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आती है और कौन सी आपकी ग्रीडी अप्रोच में आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए ये, अगर आप इनको याद कर लोगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं आपके और बैक ट्रैकिंग में कौन से आते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 मार्क्स 100% आने वाला है यहाँ से। नेक्स्ट आपका फ्लड वार्सल एल्गोरिथम यूटिलाइज टू सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ऑन ए डायरेक्टेड ग्राफ इन टाइम। तो जो फ्लड वार्सल एल्गोरिथम होता है ये यूज करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। क्या यूज करता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। और यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो रहती है बिग ऑफ v की पावर 3, बिग ऑफ v की पावर 3। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको याद कर लेनी है। जो आपके बेसिक एल्गोरिथम है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। नेक्स्ट आपका द इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द ट्री विल इल्ड ए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्री। तो यहाँ पे बाइनरी ट्री या बीएसटी या हीप, अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स करें इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में याद रखना ये, अगर बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स किया जाए तो हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिलती है ऑलवेज, सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी ऑलवेज, याद रखना ये। तो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में मिलने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। किस में मिलता है ये, बाइनरी सर्च ट्री में। तो आंसर हो गया आपका बी वाला।
नेक्स्ट आपका टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन ए बबल सॉर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन बताने हैं। तो बबल सॉर्ट में क्या रहता है, मान लो आपके पास में एलिमेंट आपके कुछ इस तरह से है, आपके 5 एलिमेंट है इसमें। ये आपके 5 एलिमेंट है। तो पहले पास में हम क्या करते हैं, पास वन में क्या होता है आपका एडजेसेंट 2 एलिमेंट कंपेयर किए जाते हैं, इसमें बबल बनाया जाता है। इन दोनों को कंपेयर करते हुए कि 3 लेस देन 2 नहीं तो इनको आपस में सॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2,3 आ जाएगा। उसके बाद आपका 5 और 8 और 7। अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, नेक्स्ट 2 एलिमेंट को। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, तो अपनी राइट पोजीशन पे है, ये अपनी राइट पोजीशन पे है, कोई यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका 2, ये आपका 3, ये भी आपकी राइट पोजीशन पे है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब लास्ट वाले 2 एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, 2, 3, 5 और ये 7 और ये 8। अब आपका 8 अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच चुका है, जो कि है लास्ट वाली पोजीशन। तो यहाँ पे पहले पास में हमने कितने कंपैरिजन किए, कितने कंपैरिजन हुए आपके 4 कंपैरिजन। और एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट्स, टोटल आपके 5 एलिमेंट। और पहले पास में आपने 4 कंपैरिजन किए हैं। अब ऐसे ही आप पास 2 में फिर से कंपैरिजन करोगे, तो आपके पास में है 2, 3, 5, 7, 8। यहाँ पे सेम चीज आप परफॉर्म करने वाले हो, पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर करोगे, ऐसे ही नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट को, ऐसे ही नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट को। तो यहाँ पे आपको 3 कंपैरिजन रिक्वायर होंगे। अब ऐसे ही पास नंबर 3 में आपके पास में कितने कंपैरिजन आएंगे, 2 कंपैरिजन। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कंपैरिजन कैसे बनेंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे आपके 5 एलिमेंट, और पहले पास में आपने कितने कंपैरिजन किए 4, फिर आपने 3, फिर आपने 2, फिर आपका 1, लास्ट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका बन जाएगा ये, क्योंकि n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का सम। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आप कंपेयर कैसे करोगे, पहले में n फिर n-1, फिर आपका ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 हो जाएगा। तो 1 से लेके n नंबर को ऐड करना है। n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने, अप्रोक्सीमेट n स्क्वायर। तो बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा आपका कंपैरिजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में तीनों में ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबो। तो कंपैरिजन में आपका बिग ऑफ n स्क्वायर रहता है बबल सॉर्ट में। नेक्स्ट आपका फॉर ए 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेड इन रो मेजर ऑर्डर, द इंडेक्स फॉर्मूला टू एक्सेस द एलिमेंट एट रो i एंड कॉलम j यूजिंग द बेस एड्रेस b इज। तो यहाँ पे अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करें, टू डायमेंशनल एरे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको डिटेल में समझा देता हूँ इसको, कि आपके सामने 3 रो है और आपके 3 कॉलम है। अब आपका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, मान लो ये आपका सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड, ये आपका, तो इस तरह से एलिमेंट स्टोर आपके, ये सारे एलिमेंट आ गए आपके। अब अगर हम बात करें, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो आ जाएगी, फिर ये आपकी थर्ड रो है। ऐसे ही आपका ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है यहाँ पे। तो ये सारे कॉलम आपके। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 रो, ये 1 और ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही कॉलम आपका 0 से स्टार्ट, तो ये 1 और ये 2, तो ए का इंडेक्स नंबर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका 0 1, इसका 0 2। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे, 3 रो है और 3 आपके कॉलम है, 3 आपके कॉलम है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपको किसी एक एलिमेंट के एड्रेस पे पहुंचना है, ठीक है। इंडेक्स फॉर्मूला टू एक्सेस द एलिमेंट एट रो i एंड कॉलम j। तो आपको मान लो इस वाले इंडेक्स पे पहुंचना है, तो इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि सेकंड रो में है ये, सेकंड रो और फर्स्ट वाले कॉलम,
तो इस वाले एलिमेंट का, इस एरे का नाम रख लो x। तो आपको x 2 और 1 पे पहुंचना है। तो इसका इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब देखो, यहां तक पहुंचने के लिए आपको, इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर वाली 2 रो पूरी पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो मतलब कि यहाँ पे 2 है, 2, तो मतलब कि 2 की 2 रो आपको ऊपर वाली कंप्लीट करनी पड़ेगी, ट्रेवर्स करनी पड़ेगी 2 रो। तो 2 रो हमें कंप्लीट करनी पड़ रही है। साथ में हर एक रो में कितने एलिमेंट है या हर एक रो में कितने कॉलम है? तो कितने कॉलम आपके? 3 है यहाँ पे और 3 यहाँ पे है। तो आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको 6 एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे पहले। तो फिर आपको इस वाली रो में पहुंच चुके हो आप। सेकंड वाली रो में पहुंचने के बाद अब इस एलिमेंट पे पहुंचना है। तो इस एलिमेंट पे पहुंचने के लिए आपको एक एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट और क्रॉस करना है, तो 6 + 1 हो जाएगा आपका। 6 + 1 = कितना हो गया? 7। तो आपको 7 एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे। इस हिसाब से टोटल कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़े? 7 एलिमेंट। ऐसा ही अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं आई और जे के केस में। तो आपको पहुंचना है यहाँ पे आई रो में और जे कॉलम में। अब यहाँ पे आपको आई का मतलब है आई नंबर ऑफ रो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे n है। तो n क्या है? आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे ये गिवन होना चाहिए था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बट यहाँ पे n की वैल्यू ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? यहाँ पे 3 थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ कॉलम से, तो टोटल एलिमेंट निकल कर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी वही चीज करने वाले हैं कि आई को अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने एलिमेंट आपके क्रॉस हो चुके हैं। प्लस में आपको जेथ एलिमेंट पे पहुंचना है। तो जेथ एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, इस वाले 1 वाले एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 1 कॉलम ही क्रॉस करना पड़ेगा। उतने ही कॉलम आपको क्रॉस करने पड़ेंगे क्योंकि आप इस वाली रो में पहुंच गए हो। तो इस वाले इतने एलिमेंट क्रॉस करने के बाद आप इस वाली करंट वाली रो में पहुंच गए हो और अब जेथ कॉलम आपको क्रॉस और करने हैं, तो प्लस में जे। तो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्रॉस हो चुके हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस हो चुके हैं। अब इसका बेस आपको गिवन है, बेस एड्रेस बी गिवन है। तो अगर हम बी में ये ऐड कर दें, बी में ये ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई इंटू एन प्लस जे। ये लो जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट है, इन विच ट्री फॉर एवरी नोड द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर ऑलमोस्ट बाय 1। तो यहाँ पे अगर हम किसी ट्री की बात करें तो ऐसे ट्री जिसमें लेफ्ट सब ट्री, जिसमें आपका लेफ्ट सब ट्री और आपका राइट सब ट्री, तो इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो एटमोस्ट क्या आना चाहिए? = 1 आना चाहिए। तो ऐसे ट्री को बोला जाता है एवियल ट्री। नेक्स्ट आपका इंटरप्ट विच आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर इंटरनल, एक्सटर्नल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ऐसे इंटरप्ट जो इनिशिएट किए जाते हैं कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन से, तो ये कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और हार्डवेयर इंटरप्ट कैसे इनिशिएट किए जाते हैं? ये किसी हार्डवेयर डिवाइस से इंटरप्ट किए जाते हैं। कोई ना कोई हार्डवेयर डिवाइस इनको इनिशियलाइज करती है, तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कैसे इनिशिएट होते हैं? बाय स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कोई भी प्रोग्राम में आप कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन यूज करोगे जिससे आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इनिशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सोल्व्ड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। तो उसमें जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस होता है उसको अलोकेट होता है सीपीयू। तो जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो ऑलवेज वेटिंग में रहता है।
वो हमेशा वेट ही करता रह जाता है, क्योंकि जब तक हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आते रहेंगे, लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को कभी भी सीपीयू मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या चला जाएगा, वहां पे इनडेफिनेट ब्लॉकेज वाली स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उस लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के प्रायोरिटी को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। धीरे धीरे क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं। तो इस टेक्निक को बोला जाता है एजिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, एजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। तो एजिंग में क्या रहता है, उसकी प्रायोरिटी को स्लोली स्लोली इंक्रीज किया जाता है। जैसे पहले +1 कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर +1 कर देंगे, फिर +1। तो किसी न किसी एक पैरामीटर के बेस पे, किसी न किसी एक वैल्यू के बेस पे उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो कभी ना कभी तो उसका नंबर आ ही जाएगा फिर, क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी में आ जाएगा। ऐसे आप धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटी को अगर इंक्रीज करोगे तो इस टेक्निक को बोला जाता है एजिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन स्कीम सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, फर्स्ट आपका सेगमेंटेशन, प्योर डिमांड पेजिंग या स्वैपिंग या पेजिंग। तो सेगमेंटेशन में आपकी रहती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और पेजिंग में आपकी होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो याद रखना ये। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, पेजिंग के अंदर, और सेगमेंटेशन में क्या होती है आपकी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज एड्रेस, ट्रांसलेशन, मेमोरी एलोकेशन, कैशे मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो इसका मेन काम होता है एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम क्या होता है, एड्रेस ट्रांसलेशन। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करती है फिजिकल एड्रेस में। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाता है आपका लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि जो सीपीयू है, सीपीयू क्या जनरेट करता है, आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा और उसको ट्रांसलेट किया जाता है यूजिंग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इनटू फिजिकल एड्रेस, मेन मेमोरी एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी एड्रेस या मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है, एड्रेस ट्रांसलेशन करती है। नेक्स्ट है, इन राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एज द टाइम क्वांटा इज इंक्रीज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट या वेरीज इरेगुलरली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। तो अगर आप टाइम क्वांटा को इंक्रीज कर दोगे तो वहां पे जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा वो वेरी करेगा इरेगुलरली। तो कई बार क्या हो सकता है, वो आपका इंक्रीज कर सकता है और कुछ केस में आपका डिक्रीज भी कर सकता है। तो इस तरह से वेरी करता है इरेगुलरली, कोई यहाँ पे रेगुलर पैटर्न नहीं आने वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, a relation in BCNF is always in 3NF, a relation in 3NF is always in BCNF, BCNF and 3NF are same, a relation in BCNF is not in 3NF। तो ट्रू बताना है। तो कोई भी रिलेशन अगर BCNF में है तो वो ऑलवेज 3NF में होगा ही होगा। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब आपका फर्स्ट वाली जो नॉर्मल फॉर्म होती है, फिर आप जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि वो जो भी रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप सेकंड के लिए जाओगे। ऐसे ही अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करते हो तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद आप थर्ड वाली को चेक करते हो। ऐसे ही लास्ट वाली BCNF, तो BCNF के साथ में ही ऐसा कुछ है कि आप पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हो, अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तभी वो BCNF में हो सकता है। तो उसके बाद ही आप BCNF वाली कंडीशन को चेक करोगे। तो यहाँ डायग्राम से आपको पता लग जाएगा, ए रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ द डाटा आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल, एब्स्ट्रैक्शन लेवल या लॉजिकल लेवल। तो हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर इन द डाटाबेस, ये कौन सा लेवल बताता है, फिजिकल लेवल। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100,
दिस इज इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट या ओवर डिफाइंड कंस्ट्रेंट या फिर फिजिबल कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100। इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाता है आपका। अगर आपने कोई कंडीशन वहां पे मेंशन कर दी कि स्टूडेंट के मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में इंक्लूड होता है आपका। ए कमांड टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डाटाबेस। तो अगर आप एक रिलेशन को ही रिमूव करना चाहते हो, पूरे रिलेशन को, मतलब पूरी की पूरी टेबल को रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? तो उसके लिए यूज होती है आपकी ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स रहेगा ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। तो ये क्या करती है कमांड? पूरी की पूरी टेबल को डाटाबेस से डिलीट कर देगी। तो डाटा को तो डिलीट करे ही करेगी, साथ में इस स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर दिया इसने, इस स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगी, इस रिलेशन को भी डाटाबेस से क्या कर देगी? डिलीट। तो ड्रॉप कमांड यूज की जाती है इसके लिए। नेक्स्ट, द एसक्यूएल अल्टर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर, चेंज द टेबल डाटा, एड रो टू द टेबल और डिलीट रोज फ्रॉम द टेबल। तो अल्टर स्टेटमेंट किसके लिए यूज करते हैं? टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। तो टेबल के स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज की जाती है अल्टर स्टेटमेंट। मान लो नया कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, किसी एट्रीब्यूट में चेंज करना हो, किसी एट्रीब्यूट को अपडेट करना हो, उसके डाटा टाइप को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड का। उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? अल्टर। तो चेंज द टेबल स्ट्रक्चर, तो जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर रहे हो, ना कि डाटा में। यहाँ पे हम डाटा में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके एट्रीब्यूट है, एक टाइप से जो आपके एट्रीब्यूट है, नए एट्रीब्यूट ऐड करना, डिलीट करना या एट्रीब्यूट में कुछ अपडेट करना, तो ये कहलाता है आपका चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML इज नोट टू क्रिएट इंफॉर्मेशन टेबल इन द डाटाबेस, इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस, modification of information in the database। तो DML is not create information table in the database। तो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करते हम DML। ये इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे आंसर ए वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय प्रोसेसर और द CPU ऑफ ए कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, उसके बाद हम डिकोड करते हैं उसको, और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहता है आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी वाला, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। Which architecture is followed by जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे दो आर्किटेक्चर यूज होते हैं आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले सब्जेक्ट में, हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज होता है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। बी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आज के टाइम में भी यही आपका आर्किटेक्चर यूज होता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर के लिए। हार्वर्ड आर्किटेक्चर आपका पुराना है, तो उस टाइम में क्या होता है आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होते थे, अलग अलग मेमोरी में स्टोर किए जाते थे। और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही जगह पे रखे जाते हैं। यही डिफरेंस है दोनों के आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यूज द टाइम टू लिव फील्ड इन द IP डाटाग्राम हेडर। तो IP डाटाग्राम हेडर में एक फील्ड यूज होता है आपकी TTL, टाइम टू लिव। तो ये किस पर्पज के लिए यूज की जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो TTL एक टाइप से आपका बताती है लाइफ स्पेन ऑफ ए पैकेट, लाइफ स्पेन ऑफ ए पैकेट इन द नेटवर्क। तो किसी नेटवर्क में एक पैकेट की कितनी लाइफ है, ये किसके द्वारा बताया जाता है? TTL के द्वारा, टाइम टू लिव।
तो एक टाइप से टीटीएल एक काउंटर की तरह काम करती है, एक काउंटर का काम करती है। अब जो भी आपका सोर्स जिस पैकेट को सेंड करता है तो वहां पे टीटीएल फील्ड वहां पे सेट कर देता है, एक काउंटर एक वैल्यू सेट कर देता है। और हर बार जो राउटर उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाता है, हर बार डिक्रीमेंट किया जाएगा। और अगर वो वैल्यू जीरो हो जाती है, उस काउंटर की वैल्यू जीरो हो जाती है बिफोर डेस्टिनेशन, अभी वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं है और उससे पहले अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो मतलब कि उसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो चुकी है नेटवर्क में। अब उस पैकेट को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इस पैकेट को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड। और दोबारा से सोर्स क्या करता है, रीसेंड करता है सेम पैकेट को, और फिर से टीटीएल मतलब कि काउंटर सेट करता है। तो इस तरह से एक पैकेट आपका लूप में ना फंस जाए कि नेटवर्क के अंदर घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो ये क्या करता है टीटीएल, प्रिवेंट पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग इनडेफिनेटली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो लूपिंग से बचाता है कि पैकेट लूपिंग वाले चक्कर में ना फंस जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टीटीएल। क्योंकि टीटीएल एक काउंटर वैल्यू सेट करता है और वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट होती रहती है जितनी बार राउटर फॉरवर्ड करेंगे। तो जो जो राउटर फॉरवर्ड करते जा रहे हैं टीटीएल भी आपका डिक्रीमेंट होता जा रहा है, और फाइनली अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है बिफोर डेस्टिनेशन तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ताकि आपका सर्वर भी हैंग ना हो, आपका नेटवर्क भी हैंग ना हो यहाँ पे, या क्रैश ना हो, ये कह सकते हो। तो इसके लिए यूज किया जाता है टीटीएल। नेक्स्ट है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ARP इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द IP एड्रेस फ्रॉम द DNS, नहीं। फाइंडिंग द IP एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे, नहीं। फाइंडिंग द IP एड्रेस दैट करस्पॉन्ड्स टू ए MAC एड्रेस, नहीं। फाइंडिंग द MAC एड्रेस दैट करस्पॉन्ड टू एन IP एड्रेस। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे ARP किसके लिए यूज करते हैं हम, ARP क्या करता है, IP एड्रेस को कन्वर्ट करता है MAC एड्रेस में, IP एड्रेस कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पे MAC एड्रेस में, ये कह सकते हो। और इसका उल्टा होता है एक RARP, रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। तो ये इसका रिवर्स करता है, मतलब कि MAC एड्रेस को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, इसका उल्टा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ARP का D वाला, फाइंडिंग द IP एड्रेस। तो IP एड्रेस फाइंड आउट कर रहा है, करस्पॉन्ड टू IP एड्रेस। तो इस IP एड्रेस के करस्पॉन्ड कौन सा MAC एड्रेस है वो हमें बताएगा ARP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज UDP एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो HTTP की बात करें तो ये यूज करता है TCP। टेलनेट ये भी आपका TCP यूज करता है। DNS आपका यूज करता है UDP। और SMTP ये भी यूज करती है आपकी TCP। और TCP ये आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। और UDP आपकी कनेक्शन लेस होती है, UDP आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका C वाला, DNS। DNS क्या यूज करता है, डोमेन नेम सिस्टम, UDP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो इंटरनेट चैट, तो इसमें क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है तभी वो चैट कर पाएगा। वेब ब्राउजिंग, इसमें भी जो आपका क्लाइंट है, जो यूजर है, वो सर्वर से कनेक्ट करता है। ईमेल सेम चीज है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो तीनों ही आपके पहले तीन आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। पिंग आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका D वाला, पिंग। पिंग इज नॉट ए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पैकेट, 16 बाइट, 10 बाइट, 20 बाइट या 10 बाइट। तो 10 बाइट दो बार आ गया, ये मान लो आपका 18 बाइट है यहाँ पे। तो IP पैकेट का मिनिमम हेडर साइज कितना होता है आपका, 20 बाइट्स होता है यहाँ पे। तो मिनिमम पूछे तो आंसर हो जाएगा C वाला। नेक्स्ट आपका द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv6। तो IPv वर्जन 6
इसमें आपका आईपी एड्रेस का साइज रहता है 128 बिट्स, आंसर हो जाएगा बी वाला। और IPv4 में रहता है आपका 32 बिट्स।